तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग आगे और कुछ और रिवोल्ट्स एंड रेबेलियंस के बारे में जानते हैं। हमने धुंधिया बाग के बारे में जान लिया था जो मैसूर कर्नाटका में बेदनूर रीजन में रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और साउथ की तरफ, कर्नाटका से थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं और चलते हैं केरला की तरफ और यहाँ पर देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा पाजसी राजा। ठीक है, टाइमलाइन क्या है? 1797 थोड़ी सी शांति होती है रेबेलियन में, दोबारा 5 साल के लिए 1800 से लेकर 1805 तक दोबारा रेबेलियन चलता है। कौन कौन से रीजन यहाँ पर इन्वॉल्व थे? एक रीजन इन्वॉल्व था कोट्टयम। लीडर कौन है? पाजसी राजा। अब ये केरला का है पर्सन, ये रीजन जो है केरला है और यहाँ पर केरला के अंदर एक रिवोल्ट आपको रेबेलियन देखने को मिलेगा। नाम ही इस पर्सन का था केरला स्टेट के नाम पर, केरला वर्मा पाजसी राजा, पॉपुलरली नोन एज केरला सिमम, यानी कि केरला का शेर, लाइन ऑफ केरला, या फिर पाइचे राजा। ही वॉज द डी फैक्टो हेड ऑफ कोट्टयम। उस टाइम पर इसको बोला जाता था कोटियोट इन मालाबार रीजन। अब डी फैक्टो का मतलब ये क्या है? उस टाइम पर जब ये बात कर रहे हैं हम लोग 1800 के साल के आसपास की, कोई भी जो केरला का राजा होगा वो, यानी कि मालाबार रीजन का जो कंट्रोल होगा, जो बागडोर होगी उसकी, वो केरला के राजा के हाथ में होगी। अब इसकी लड़ाई ना थोड़ा सा केरला नीचे है, थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे तो कर्नाटक आपको देखने को मिलता है। तो ऊपर की साइड जो हैदर अली और टीपू सुल्तान, बाप ये है, बेटा कौन है? टीपू सुल्तान। और ये कहाँ पर है? मैसूर के अंदर। तो ये जब हैदर अली और टीपू सुल्तान हमेशा थोड़ा सा अपने रीजन को, अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को एक्सपेंड करने की कोशिश करते थे और थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे केरला तक जाने की कोशिश करते थे, तो ये उनको रेजिस्ट करता था। जैसा कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये है केरला, ऊपर में कर्नाटका। यहां पर वर्चस्व है टीपू सुल्तान और हैदर अली का, यहाँ पर ये पाजसी राजा का। जब भी ये टीपू सुल्तान, हैदर अली यानी कि मैसूर किंगडम थोड़ा सा घुसपैठ करने की कोशिश करता था ऑन द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ केरला, ये जो पर्सन है केरला वर्मा पाजसी राजा, ये रेजिस्ट करता था हैदर अली और टीपू सुल्तान को। ठीक है, तो ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ऑल्सो 1793 से लेकर 1805 तक। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर 93 से 97, फिर 3 साल की शांति, 5 साल के लिए दोबारा रेबेलियन 1800 से 1805 तक। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन्होंने पाजसी राजा के चाचा को, जिनका नाम था वीर वर्मा, उनके अंकल को अपॉइंट करा था एज राजा ऑफ कोट्टयम। अब राजा कौन है? आपको कौन देख रहा है राजा? पाजसी राजा ही तो राजा है ना। उसके अगेंस्ट में अगर उसके चाचा को, उसके मामा को अगर आप अपॉइंट करोगे, उसके अंकल को, वीर वर्मा को अगर अपॉइंट करोगे राजा, डिक्लेयर कर दोगे कोट्टयम का ये राजा है, तो ये चढ़ेगा नहीं। केरला का जो राजा है वो वैसे भी डी फैक्टो कोट्टयम का राजा है, ये चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो जो नया राजा जो था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट की वजह से जो उसको डिक्लेयर करा गया, द न्यू राजा टू मीट द रेवेन्यू टारगेट फिक्स बाय द कंपनी लेवाइड एक्सॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ टैक्स ऑन द पीसेंट। मतलब अब ये राजा क्या कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू की डिमांड तो करती थी, तो इसने हद से ज़्यादा किसान वर्ग के ऊपर, किसान कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स की दरें जो हैं वो हाई कर दी, वो लगाने इसने स्टार्ट करी। अब ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर जो पीजेंट है वो राजा के खिलाफ उतरेंगे, वीर वर्मा के खिलाफ उतरेंगे सड़कों पर। तो मास रेजिस्टेंस फेस करने को मिला वीर वर्मा को, एंड दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय द पीजेंट्स। अब यहाँ पर पाजसी राजा को एक मौका मिल गया कि बेटा मुझे राजगद्दी से हटाया था ना, और ज़्यादा तेरे को बाप बनने का शौक था ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट पे, तो उनकी रेवेन्यू डिमांड को कैसे फुलफिल करेगा? मैं तो फिर भी उनको रेजिस्ट करता था, तूने तो उनके तलवे चाटना शुरू कर दिए। इसने अपने अंकल से बोला, तूने तो उनके तलवे चाटना शुरू कर दिए वीर वर्मा से, और तू उनकी रेवेन्यू डिमांड को तो जीते जी कभी पूरा कर नहीं पाएगा। अब तूने जो टैक्स लगाना शुरू करे हैं, जनता तेरे विरोध में है, और टैक्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वसूली कर रहा है वो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, पीजेंट क्लास से कर रहा है।
तो अब उनका लीडर, पीजेंट कम्युनिटी का लीडर बन गया पारदर्शी राजा 1793 में। इसको एक मौका मिल गया, ये खुद भी गुस्सा था और इसने देखा लोग भी गुस्सा हैं, तो राजा के खिलाफ विद्रोह करने का इसको एक मौका मिल गया। पारदर्शी राजा फॉट ब्रेवली यूजिंग गोरिल्ला वॉरफेयर। इसने पीजेंट को समझा दिया था कि हम देखो निहत्ते हैं, हमारे पास कोई हथियार वगैरह ज़्यादा कुछ है नहीं। वीर वर्मा राजा है, प्लस उसके पास सपोर्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। हम ना गोरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक अपनाएंगे, अटैक करेंगे कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए साइलेंट, फिर अटैक करेंगे कुछ हफ्ते कुछ महीनों के लिए साइलेंट। इसकी ये टैक्टिक इसको बहुत दूर तक लेकर जाती है। खुद सोच के देखो, 1793 में ये रेबेलियन स्टार्ट हो रहा है, ये म्यूटिनी, ये रिवोल्ट स्टार्ट हो रहा है। 97 तक, 4 साल तक खींच लिया इसने, नाक में दम करके रख दिया वीर वर्मा के और जो उसको सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो पारदर्शी राजा ने काफी ब्रेवरी के साथ, लेकिन उसके साथ ब्रेवरी के साथ साथ अपने इंटेलेक्ट का यूज करते हुए इसने गोरिल्ला वॉरफेयर लॉन्च करा अपने अंकल के खिलाफ, वीर वर्मा के खिलाफ, हु वाज सपोर्टेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1797 में 4 साल के बाद फाइनली पीस ट्रीटी साइन करने पर मजबूर हो जाता है वीर वर्मा अपने भतीजे या भांजे, जो भी इसका लगता था ये पारदर्शी राजा, इसके साथ। बट a conflict over a dispute in Wayanad region. Again, this region is located in Kerala. 1800 में दोबारा ये क्या कहते हैं स्टार्ट होता है इंसर्जेंट वॉरफेयर। मैंने आपको बताया ना 1797, जब मैं अभी आपको स्टार्ट कराया टॉपिक, मैंने आपको बोला 3 साल का गैप आ जाएगा शांति व्यवस्था। 1800 से लेकर 5 साल तक, 1805 तक दोबारा एक रेबिलियन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर डिस्प्यूट का इस बार जो मुद्दा था वो था वायनाड रीजन के ऊपर किसका कंट्रोल होगा। तो डिस्प्यूट ओवर वायनाड रीजन स्टार्टेड इन 1800 एंड दिस स्टार्टेड एन इंसर्जेंट वॉरफेयर। पारदर्शी राजा ने इस बारी एक बहुत बड़ी सेना जो है ऑर्गेनाइज करवाई, और इस बारी सिर्फ उसकी सेना में, उसके ग्रुप्स में, उसके सपोर्टर्स में सिर्फ पीजेंट कम्युनिटी नहीं थे, ठीक है। अब जो इसने और भी लोग थे। अब जो इसने जो सेना ऑर्गेनाइज करवाई उसका नाम था नैयर, विच वॉज सपोर्टेड बाय मापिलास एंड पठान्स टीपू सुल्तान की आर्मी में काम करने वाले कुछ मुसलमान सैनिक थे, जिनको टीपू सुल्तान कभी भी गुस्सा होकर फ्रॉड के चार्जेस पर, करप्शन के चार्जेस पर खफा होकर उनसे निकालता रहता था। तो ये वो पठान थे जो कि टीपू सुल्तान की आर्मी में काम कर चुके थे, और टीपू सुल्तान ने इनको निकाल कर फेंक दिया था। टीपू सुल्तान ने भी, एज वेल एज इसके पिताजी ने, हैदर अली ने भी। तो हु हैड बिकम अनएम्प्लॉयड आफ्टर टीपूज डेथ, इनको जगह दी गई पारदर्शी राजा के द्वारा अपनी फोर्स में, कि मैं तुम्हारा पालन करता बनूंगा, मैं तुम्हें रोटी कपड़ा मकान दूंगा। अब तो तुम वैसे भी बेरोजगार हो, लेकिन तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम एक सोल्जर रह चुके हो, और तुम हमारे शत्रु मैसूर किंगडम के रग रग से वाकिफ हो, उनके मिलिट्री टैक्टिक्स से वाकिफ हो, तुम सब कुछ जानते हो अंदर की खबर, ठीक है। तो बात यह है, हम तुम्हें एम्प्लॉयमेंट देंगे अपने नैयर फोर्स में, बदले में तुम ईमानदारी के साथ हमारे फोर्स के बेहाफ से लड़ाई करना, अगर किसी से भी हमें लड़ाई होती है। तो कॉजेस क्या है इस रिवोल्ट के? एक तो जब ये जो रिवोल्ट है ना, आप इसको 2 फेजेस में बांट सकते हो। फेज 1 1793 टू 97, और उसके बाद 5 साल तक 1800 से 1805। शुरू में चली 4 साल, फिर 3 साल की शांति व्यवस्था, फिर 5 साल दोबारा। जो पहला कॉज था, जब ये पहला फेज था इस रिवोल्ट का, वो था पीजेंट्स के ऊपर जब हद से ज्यादा टैक्सेस लिवाई करे गए थे, जब पारदर्शी राजा के चाचा गद्दी पर विराजमान हुए थे अंग्रेजों के सपोर्ट से वीर वर्मा, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगाया, तो पीजेंट्स खफा हो गए थे, और पीजेंट्स ने ये सोचा कि हमें रिवोल्ट करना चाहिए, और पारदर्शी राजा ने उनका लीडर बनकर उनको पूरा सपोर्ट करा। दूसरा जो फेज था, जो 1800 से स्टार्ट होता है, यहां पर कन्फ्लिक्ट था ओवर अ डिस्प्यूट ऑन वायनाड डिवीजन इन केरला, जहां पर इंसर्जेंट वॉरफेयर स्टार्ट हो गया था वीर वर्मा के खिलाफ, और एज वेल एज अगर वीर वर्मा को सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो उनके खिलाफ। रिजल्ट क्या हुआ? नवंबर 1805 की बात है, पारदर्शी राजा जो है, ही डाइड इन अ गन फाइट एट मवीला टोडू। ये गोली खेल रहा था, गोलियों से लड़ रहा था, ठीक है, दुश्मन फोर्सेस के साथ। तो गोली लग जाती है इसको मवीला टोडू में, नियर प्रेजेंट डे केरला कर्नाटका बॉर्डर, ठीक है, और इसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो ये जब राजा ही नहीं रहा, फिर नाम था इसका पारदर्शी राजा, लेकिन अगर ये लोगों को अभी तक जो डायरेक्शन दिखा रहा था, अब ये डायरेक्शन दिखाने के लिए रहा ही नहीं।
तो बाकी जो भी रेबेलियन जो पीजेंट्स वगैरह चला रहे थे या इसकी जो प्राइवेट फोर्सेस इन नैयर, उसके बाद वो डिसबैंड हो गए। ठीक है। और फिर जो ये राजा था वीर वर्मा, ये कंटिन्यू करता रहा ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से केरला में राजा के तौर पर विराजमान रहना। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिविल रेबेलियन इन अवध। टाइमलाइन 1799। अवध रीजन इसके अंदर इन्वॉल्व है। प्रोमिनेंट लीडर्स कौन? वजीर अली खान। 1797 की बात है। वजीर अली खान उस टाइम पर चौथा नवाब था अवध रीजन का। तो वजीर अली खान अंग्रेजों की मदद से गद्दी पर बैठता है एज नवाब ऑफ अवध, फोर्थ नवाब ऑफ अवध। इसने अपने अंकल सादत अली खान टू को रिप्लेस करा था, पहले वो नवाब थे। वजीर अली खान जो है, ही वॉज ग्रांटेड अ पेंशन इन बनारस। इसने एक ब्रिटिश प्रेसिडेंट को भी मार दिया था, जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी, 1799 में। देख रहे हो, राजगद्दी पर बैठा, मतलब राजगद्दी नहीं, नवाब की गद्दी पर बैठा 1797 में। ठीक है। और अंग्रेजों ने फिर इसको साइड कर दिया, पेंशन देकर बिठा दिया बनारस में। इसने 2 साल के बाद 1797 में बना नवाब, फोर्थ नवाब ऑफ अवध। 2 साल के बाद 1799 में ही किल्ड अ ब्रिटिश रेसिडेंट जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी। इसके जो गार्ड थे, दे किल्ड 2 अदर यूरोपियंस एंड इवन अटैक्ड द मजिस्ट्रेट ऑफ बनारस। और इस पूरे इंसिडेंट को कहा जाता है मैसेकर ऑफ बनारस। अंग्रेजों के सपोर्ट से नवाब बना, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? बताओ, इसके गार्ड लड़ रहे हैं कि लड़ रहे हैं? वजीर अली जो था, इसके इरादे कुछ ऐसे थे कि मुझे इंडिपेंडेंट नवाब बनना है, मुझे अंग्रेजों का कठपुतली बनकर नहीं रहना है। तो ही वॉज एबल टू असेंबल एन आर्मी ऑफ सेवरल थाउजेंड मैन विच वॉज डिफीटेड बाय जनरल अक्सकाइन। वजीर अली भाग गया बुटवाल रीजन में एंड वॉज ग्रांटेड असाइलम बाय द रूलर ऑफ जयपुर, राजस्थान में। आर्थर वेलेस्ली रिक्वेस्टेड द राजा ऑफ जयपुर कि हमें वजीर अली को सौंप दो इस टाइम पर। और आर्थर वेलेस्ली कौन था? किसका भाई? रिचर्ड वेलेस्ली, गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली का, है ना। तो रिवोल्ट की कॉजेस क्या है? वजीर अली खान को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, और उसको पेंशन दे दी गई बनारस में कि हमने तुम्हें गद्दी पर बिठाया था, तुम हमसे ही बेटा बगावत कर रहे हो। वजीर अली की मांग करी राजा ऑफ जयपुर ने। जैसे एक्स्ट्राडिशन या एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या होता है? विजय माल्या की डिमांड चल रही है एक्स्ट्राडिशन की लंदन से, लंदन हुकूमत से, यूके की सरकार से, है ना। ब्रिटेन में छुपकर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो जाए और उसका एक्स्ट्राडिशन हो जाए, यानी कि कुल मिलाकर लंदन की हुकूमत, मतलब यूके की सरकार हमें सौंप दे विजय माल्या को, है ना। ये चीज होती है। तो इन्होंने राजा ऑफ जयपुर से कहा कि वजीर अली को हमें सौंप दो क्योंकि वो तुम्हारे यहाँ पना लेकर बैठा हुआ है। एंड ही वॉज प्लेस्ड इन कंफाइनमेंट एट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर ये इनके हाथ लग गया तो राजा ऑफ जयपुर ने सौंप दिया था ना, इन्हें एक्स्ट्राडाइट कर दिया था ना इसको, वजीर अली को, वजीर अली खान को, बिल्कुल कर दिया था। ठीक है। यानी कि इसने इंडिपेंडेंट बनने की, ये कुछ रेबेलियन, मतलब कोई बहुत बड़ी रेबेलियन नहीं है ये रेबेलियन। सिविल रेबेलियन का नाम जरूर है इसके अंदर, लेकिन हमने जैसा कि इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, आपको याद होगा, ये रेबेलियन लीड करी जाती थी। यहां पर एक चीज देखो, मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट फॉर देयर रेबेलियन केम फ्रॉम ऑप्रेस्ड पीजेंट्स, अनएम्प्लॉयड आर्टिसंस, डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स, ऑल्दो दीज रिवोल्ट्स वर लेड बाय पावरफुल क्लासेस। अब ये नवाब एक पावरफुल क्लास है कि नहीं है? बताओ। बिल्कुल है। तो ये लीड कर रहा है अपने थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स के साथ कि इंडिपेंडेंट मुझे बनना है, लेकिन अंग्रेजों ने इसको शांत करवा दिया। उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था वो रिचर्ड वेलेस्ली था, और उसका भाई तो आप जानते हो कितना एबल कमांडर था, आर्थर वेलेस्ली। और जयपुर के राजा थे, वहाँ जहाँ पे इसने पनाह ले रखी थी, वजीर अली खान ने उससे छुड़वा कर ले आया। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपराइजिंग्स इन गंजम एंड गुमसूर रीजन। टाइमलाइन 1835 साल सब कुछ शांत, उसके बाद 2 साल के लिए 1835 टू 1837 में फिर से रेबेलियन। कौन कौन से रीजन्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे? गंजम, गुमसूर एंड कोलाइदा। प्रोमिनेंट लीडर्स कौन?
स्त्रीकार भंज, स्त्रीकार भंज या स्त्रीकारा भंज भी कह सकते हो आप इसको, और फिर धनंजया भंज, धनंजया भंज। नर्दन सरकार रीजन में गंजम और उसके जो आसपास के जो रीजन्स थे, इन रीजन्स में एक रिवोल्ट शुरू हुआ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। स्त्रीकारा भंज जो कि एक जमींदार था ऑफ द गुमसूर इन गंजम डिस्ट्रिक्ट, इसने बोला कि हम लैंड रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, तुम बहुत शोषण करते हो। अंग्रेजों ने बोला तुम बहुत शोषण करते हो हम किसान वर्ग के लोगों का। 1797 का वो साल था जब इसने मना करा कि हम लैंड रेवेन्यू तुम्हें पे नहीं करेंगे। 3 साल के बाद 1800 में इसने खुलेआम एक रेबेलियन स्टार्ट करा एंड ही डिफाइड द पब्लिक अथॉरिटीज। मतलब जो भी अंग्रेजी ऑफिसर्स थे उसकी उसकी उनकी बात ना मानना, उनका विरोध करना, विरोध प्रदर्शन चलाना खुलेआम इसने शुरू कर दिया। तो स्त्रीकार भंज ही वॉज ज्वाइंड बाय जलानी देव ऑफ विजयनगर। ये विजयनगर है, विजयनगर नहीं है, ठीक है। उस टाइम पर इस रीजन को बोला जाता था बोडा किमेडी, एंड दूसरे लीडर ने इसको जो ज्वाइन करा उसका नाम था जगन्नाथ देव ऑफ प्रतापगिरी, और उस टाइम पर प्रतापगिरी को बोला जाता था चिरा किमेडी। ये आपको याद नहीं करना है कि किस रीजन को क्या बोला जाता था, बस आप लीडर्स पे फोकस करो। 1804 की बात है, जगन्नाथ देव को कैप्चर कर लिया गया एंड ही वाज सेंट टू मसूलीपट्टनम, बट द ब्रिटिश हैड टू असाइन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट टू स्त्रीकार भंज। उसको देना पड़ा क्योंकि वो जो विरोध प्रदर्शन जो चला रहा था, जो रेबेलियन, जो म्यूटिनी जो कर रहा था, उसको कुछ जो डिस्ट्रिक्ट थी ये अंग्रेजों को देनी पड़ी। 1807 टू 1808 में क्या हुआ, धनंजय भंज जो कि बेटा था स्त्रीकारा भंज का, ही फोर्स हिज फादर टू लीव द स्टेट। इसने विरोध, मतलब इसने अपने बाप के खिलाफ बगावत करी और स्त्रीकारा भंज को अपनी राजगद्दी छोड़कर जानी पड़ती है। धनंजय ने रिवोल्ट जारी रखा अगेंस्ट द ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, बट ही वॉज फोर्स टू सरेंडर इन जून 1815। स्त्रीकारा को फिर से रीअपॉइंट करा गया जमींदार गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए, एंड ही मैनेज द स्टेट बिटवीन 1819 एंड 1890 टू 1813। अब ये देखो, ये 1890 टू 1830 ये एक जमींदार था। एक चीज़ देखो, यहाँ पर बात हो रही है स्टेट की। मैंने जब आपको ये जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रियोत वाली मारवाली वाला जो चैप्टर करवाया था, इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एस्टेट मतलब वो जगह जहाँ से अंग्रेजों को रेवेन्यू मिल रहा है, खेती बाड़ी वाले इलाका, है ना। तो जमींदार इनके एक स्पेशल नुमाइंदे थे जो कि ऑब्वियस ही बात है छोटे और मझले किसानों का शोषण करके इनको रेवेन्यू थमाएंगे अंग्रेजों को, ठीक है। तो जमींदार के साथ इन कॉम्प्रोमाइज करना इंपॉर्टेंट था, और ऊपर से ऐसे जमींदार के पास जहां पर इसका वर्चस्व बहुत ज्यादा है इस रीजन में, ठीक है। तो ही मैनेज द स्टेट बिटवीन 1819 एंड 1830 बट फेल टू लिक्विडेट द अरियर्स। मतलब जो भी इसको जो देना था, जो भी मूल रकम जो थी, ये चुकाने में असमर्थ साबित हुआ। ही रिटायर्ड इन फेवर ऑफ हिज सन धनंजय। बात घुमा फिरा की भैया आ गई, इसने कहा धनंजय ज्यादा बेटर तरीके से संभाल सकता है पूरे के पूरे एम्पायर को, आई रिजाइन। ओके, उसके बाद धनंजय अगेन वॉज अनेबल टू पे द अरियर्स टू द ब्रिटिशर्स एंड ही रोज इन रेबेलियन फॉर द सेकेंड टाइम। याद है, जैसे इसको दोबारा रीअपॉइंट कर दिया गया अंग्रेजों के सपोर्ट से, गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया, किसका, स्त्रीकारा भंज का। लेकिन इसको पता लगा कि यार मैं इतना रेवेन्यू दे ही नहीं पाऊंगा, चुका ही नहीं पाऊंगा, तो इससे बढ़िया तो मेरा बेटा ही है जो कि इनके खिलाफ जो है बगावत कर रहा है, और वो वैसे भी चाहता था कि मैं गद्दी पर ना बैठूं। ये अपने बेटे को बैठाकर चला गया। बेटा क्या करता था, देखो, धनंजय भंज जब 1807 टू 1808 में अपने बाप की गद्दी पर बैठता है, अपने बाप को बोलता है कि जब ये छोड़ के चले जाओ ये जमीन, तो धनंजय रिबेल्ड अगेंस्ट द इंग्लिश, लेकिन इसको सरेंडर करना पड़ा था 1815 में। अब बाप जो है स्त्रीकारा भंज दोबारा से धनंजय भंज को बिठाकर चला गया गद्दी पर। मतलब ये कोई राजा नहीं थे, लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि मतलब लैंड रेवेन्यू की प्राप्ति एक जमींदार से बहुत ज्यादा हो सकती है अंग्रेजों को। तो यानी कि राजा ना होते हुए लेकिन एक लोकल रीजन के किसानी वर्ग के तो राजा हैं ही ये। धनंजय अगेन वॉज अनेबल टू पे द अरियर्स टू द ब्रिटिशर्स। बाप इस बारी समझाकर गया था बेटे को कि बगावत वगैरह मत करो, मैन मटेरियल रिसोर्सेज, पैसे की हानि होती है अंग्रेजों के साथ लड़ने में, जितना वो मांग रहे तुम दे दो। और ये तो वैसे भी शौकीन था कि मैं अपने बाप की गद्दी पर बैठूं। तो ही रोज इन रेबेलियन फॉर द सेकेंड टाइम व्हेन द ब्रिटिश फोर्सेस ऑक्यूपाइड गोमसूर एंड
कोलाइदा एरियास इन नवंबर 1835। तो कॉज क्या थे इस रिवोल्ट के? रेवेन्यू डिमांड जो कि रखी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा टू श्रीकारा भंज और बाद में इसके बेटे के सामने धनंजय भंज के सामने। रिजल्ट क्या हुआ? रसल, कैप्टन रसल, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विथ फुल डिस्क्रिशनरी पावर कि तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, जिसको जैसे ट्रीट करना है तुम करो, टू डील विद द प्राइसिंग। एंड जमींदारी जो थी गुमसूर रीजन की, ये अंग्रेजों के हाथ में आ गई। ठीक है, कि जैसे तुम्हें विरोध करना है, मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके साथ जैसे तुम्हें डील करना है, प्राइसिंग को जैसे तुम्हें शांत करना है, हम तुम्हें पूरी कंप्लीट पावर देते हैं, तुम जैसे मर्जी डील करो। ठीक है, बस ये विद्रोह को शांत करो। तो रसल वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द फुल डिस्क्रिशनरी पावर टू डील विद द प्राइसिंग। एंड जमींदारी जो थी गुमसूर रीजन की, इट वॉज फोरफीटेड, मतलब छीन ली इन्होंने। अगली बात करते हैं हम लोग अपराइजिंग से पलामऊ रीजन। इसकी टाइमलाइन क्या है? 1800 टू 1802। रीजन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? पलामऊ, सरगुजा, प्रोमिनेंट लीडर्स भूकन सिंह। पलामऊ रीजन में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी बिकॉज ऑफ द क्राइसिस ऑफ एग्रेरियन लैंडलॉर्डिज्म एंड फ्यूडल सिस्टम। यानी कि यहाँ पर फ्यूडलिज्म काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैला हुआ था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है कि रेवेन्यू डिमांड अगेन जो अंग्रेज करेंगे, जमींदार उसको फुलफिल करने के लिए किसानों का शोषण करेंगे। तो 1800 की बात है, भूकन सिंह चेरो चीफ, ही रोज इन रेबेलियन। चेरो कम्युनिटी का चीफ था भूकन सिंह। तो कॉज क्या रिवोल्ट के? क्राइसिस ऑफ एग्रेरियन लैंडलॉर्डिज्म एंड फ्यूडल सिस्टम। रिजल्ट क्या हुआ? आर कर्नल जोन्स, he stayed for 2 years in Palamaw region and सरगुजा region to suppress the rebellion। भूकन सिंह मर जाता है और अपराइजिंग शांत हो जाती है। फिर पॉलीगा रिवोल्ट 1795, 1795 से लेकर 1805 तक। कौन कौन से रीजन्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे? तो सारे के सारे दक्षिण भारत के इलाके, तिन्नेवेली, रामनाथापुरम, शिवागंगा, शिवागिरी, मदुराई, नर्दन आरकोट, चित्तूर, चंद्रगिरी एंड चारगल्लू। प्रोमिनेंट लीडर्स कौन? कोट्टाबोमन, नायकन, सुब्रमण्यम पिल्लई एंड ऊ माथुरई। ये पॉलीगा रिवोल्ट अगर आपको याद हो श्रेया, हम लोग इसको तमिलनाडु की एनसीईआरटी से 8th क्लास से कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाले चैप्टर में, जब हम लोग दक्षिण भारत के भी कुछ कुछ ये क्रांतियों को और इन सबको देख रहे थे, है ना, पढ़ चुके हैं। और ओ माथुरई भी मैंने आपको बताया था कि नाम वहाँ पर तंग करेंगे आपको, बस आपको रिवीजन करनी है इसकी। तो पॉलीगार्स क्या कौन थे? ये लोकल वॉरलॉर्ड से दक्षिण भारत के अंदर इन्होंने काफ़ी बहादुरी से सामना करा और चुनौती मतलब पेश करते थे अंग्रेज़ों के सामने बिटवीन 1795 एंड टू 1805, 10 साल तक। तो मेन सेटर्स ऑफ दीज प्राइजिंग्स वर तेनेवेली, रामनाथापुरम, शिवागंगा, शिवागिरी, मदुराई और नर्दन आर्कोट रीजन। तो पहले फेज की बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे मैनेज करा इन पॉलीगार्ड्स के रिवोल्ट को शुरुआती दिनों में? तो पहले फेज में प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब आर्कोट का जो नवाब था, ही गिव द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ तिन्नेवेली एंड कर्नाटक प्रोविंसेस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1781 कि हाँ आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, जितना रेवेन्यू वगैरह निकालना आप निकाल सकते हो। पॉलीगार्ड्स जो थे दे रिजेंटेड एज दे कंसिडर देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन अथॉरिटीज विद इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। मतलब उन्होंने बोला कि आर्कोट के नवाब ने अगर ये रीजन दे दिए तो हमसे पूछ के थोड़ी ना दिए थे। और पॉलीगार्ड्स कौन है भूलना मत, ये लोकल वॉरलॉर्ड्स हैं, मतलब ये अंग्रेज को पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि जो आर्कोट का नवाब है वो तलवे चाट रहा है। तो दे रिजेंटेड एज दे कंसिडर देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन अथॉरिटीज अपनी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज में। तो कोट्टाबोमन नायकन जो कि एक पॉलीगार्ड था एक रीजन का जिसका नाम है पंजलन कुरिची, ही लेड द इंसरेक्शन मतलब वही रेबेलियन म्यूटिनी बिटवीन 1795 एंड 1799। एंड में हुआ क्या? कंपनी फोर्सेस वर फाइनली एबल टू डिफीट कोट्टाबोमन, इसको कैप्चर कर लिया गया और इसको फांसी की सजा दे दी गई थी, इसको सूली पर टंगा दिया गया। सेकेंड फेज, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल पाया ऑन द फोर्ट्स एंड रीजन नोन एज ट्यूटिकोरिन।
फेब्रवरी 1800 की बात है, जो पॉलीगार्ड्स थे, when the polyguards imprisoned in the fort of Palamkota, they were able to escape. जिनको बांध रखा था इन्होंने वो भाग गए थे. They took control of many forts and even captured Tuticorin. तो ऊ माथुराई जो कि भाई था कोट्टा बोमन का, इसने रेबेलियन को ज्वाइन करा. ऑफ द मारुदू ब्रदर्स, याद है मैंने आपको 8th क्लास में पढ़ाया था तमिलनाडु में. लेड बाय मारुथु पांड्यन, विच वॉज सप्रेस्ड इन अक्टूबर 1801. जो नवाब था, ही सरेंडर्ड द सिविल एंड द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द टेरिटरीज एंड डिपेंडेंसीज ऑफ द कर्नाटक रीजन. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर चला गया और डर गया था उनसे काफ़ी ज़्यादा. तो 1803 से लेकर 1805 तक जो नॉर्दर्न आर्कोट रीजन के जो पॉलीगार्ड्स थे, उन्होंने अपना विद्रोह जारी रखा. व्हेन दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स टू कलेक्ट केवल फीस, मतलब उनका रेवेन्यू सोर्स था एक तरीके से, क्योंकि ये अंग्रेजों ने डिमांड करी कि रेवेन्यू हमें मिलना चाहिए. द रीजन वॉज इन लॉलेसनेस कंडीशन, पर्टिकुलरली इन द पलायम्स ऑफ चित्तूर एंड चंद्रगिर. कॉजेज क्या इस रिवोल्ट के? सबमिशन एंड मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ द तिरुनेलवेली एंड द कर्नाटक प्रोविंसेस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, नवाब के द्वारा. तो पॉलीगार्ड्स ने कहा तुम दे रहे हो ना रीजन, हमसे पूछ कर तो नहीं दिया, हम तो नहीं मानेंगे उनकी छत्रछाया को अंग्रेजों की. उसके बाद जब पॉलीगार्ड्स को अंग्रेजों ने रोका स्वतंत्र रूप से के, जो अभी तक वो केवल फीस जो अपना रेवेन्यू सोर्स जो मतलब कलेक्ट करते थे वो रोक दिया गया, तो इन्होंने रिवोल्ट करा. रिजल्ट क्या हुआ? फरवरी 1805 में रेबल्स वर सप्रेस्ड. सेवरल चीफ्स वर ऑर्डर टू रिसाइड इन द मद्रास, while some others were granted an allowance of 18% upon revenue of their state. मतलब तुम्हारा जितना रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट होता है 18% तुम्हें मिल जाएगा, शांति से बैठे रहो, कोई विद्रोह करने की जरूरत नहीं है. अब ये जो पॉलीगार रिवोल्ट है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मास मूवमेंट वॉज ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट. पॉलीगार रिवोल्ट जो है, इट स्प्रेडेड ओवर अ वास्ट एरिया ऑफ दक्षिण भारत. ये इंडिकेट करता है दैट दे बिलीव्ड इन मास मूवमेंट अगेंस्ट द एलियन रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल, सीकिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम देम. केवल फीस या वॉच फी क्या होती थी? इट वॉज एन एंशिएंट इंस्टीट्यूशन ऑफ तमिलनाडु. इट वॉज अ हेरिडिटरी विलेज पुलिस ऑफिस विद स्पेसिफाइड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स टू कलेक्ट टैक्सेस या कुछ रेवेन्यू सोर्स अलग अलग रीजन से कुछ एक्टिविटीज के लिए. ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए. अब ये जो केवल फीस है, जो वॉच फीस है, इसको अंग्रेज रखने लगे थे और पॉलीगार्ड्स को मना कर दिया था कि तुम नहीं लोगे इसका एक भी रुपया. उसके बाद दीवार वेलुथम्पीस रिवोल्ट. ये सारी की सारी रिवोल्ट अब आपको जो देखने को मिल रही है ज़्यादातर दक्षिण भारत के अंदर देखने को मिल रही है. तो दीवान वेलुथम्पीस रिवोल्ट 1808 से लेकर 1809 तक, एक साल के लिए. रीजन कौन कौन से इन्वॉल्व थे यहाँ पर? ट्रेवेंकोर, कुंदारा. प्रोमिनेंट लीडर्स वेलुथम्पी. ट्रेवेंकोर का जो राज्य था, उसने अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए थे, इन द सेंस कि उसने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया था लॉर्ड वेलेस्ली की अध्यक्षता में 1805 में. तो इन स्पाइट ऑफ दीज हार्श कंडीशंस, इन स्पाइट ऑफ दैट हार्श कंडीशंस वर इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स ऑन द स्टेट ऑफ ट्रेवेंकोर. यार, जब तुमसे कोई राज्य तुमसे बदतमीजी करे, तब तो तुम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट रवैया अपनाओ. ये अंग्रेजों का नेचर हमें शुरू से समझ में आता है. लेकिन सब्सिडरी अलायंस साइन करने के बाद भी तुम हार्श कंडीशंस इंपोज कर रहे हो ब्रिटिश हुकूमत पर. ठीक है, सॉरी, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इंपोज करी जा रही है स्टेट ऑफ ट्रेवेंकोर पर. ये थोड़ी सी बात समझना मुश्किल है. ठीक है, तो ब्रिटिश रेसिडेंट जो था ट्रेवेंकोर का, ही ऑल्सो यूज टू मेडल इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट. आपको पता ना, ये अपने रेसिडेंट बिठाते थे, अंग्रेज अपने रेसिडेंट बिठाते थे, छोड़कर जाते थे, है ना. वो पर्सन जो कि हर कुछ फिर बताता रहता था गवर्नर जनरल्स वगैरह को जाकर के यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो यहाँ पर जो है ये इंटरनल अफेयर जो होता था स्टेट का, इसमें इंटरफेयर करता रहता था काफ़ी ज़्यादा, जो रेसिडेंट ये बैठा कर कहते. तो इट कॉस्ट डीप रिजेंटमेंट इन द रीजन. जो रूलर था इस स्टेट का, ही वॉज नॉट एबल टू पे द सब्सिडी एंड फेल इन एरियर्स, मतलब उसके ऊपर कर्जा बढ़ता चला गया. जो यहाँ का दीवान था वेलुथम्पी, प्राइम मिनिस्टर और दलावा या दीवान ऑफ ट्रेवेंकोर, ही रेबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर. इसने कहा मैं देखता हूँ जब सब कुछ हमने इनकी मर्जी के अकॉर्डिंग करा है, तो ये कौन होते हैं हमें सप्रेस करने वाले, मैं संभालता हूँ इस रेबेलियन को.
मतलब रेबेलियन लॉन्च करेगा, संभालता क्यों, रेबेलियन तो अभी कोई चली नहीं रही है, मैं अपने राज्य की व्यवस्था को संभालता हूँ और जरूरत पड़ी तो मैं रेबेलियन भी करूंगा। तो वेलुथम्पी एड्रेस्ड अ गैदरिंग इन कुंदारा ओपनली कॉलिंग फॉर टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। देखो सपोर्ट गैदर कर लिया ना, अब रेबेलियन विद्रोह की तरफ चल पड़ा है। दिस वॉज लेटर नोन एज कुंदारा प्रोक्लेमेशन, मतलब इसलिए सड़क पर आया, इसने लोग गैदर करे, चाहे फिर वो इसके खुद के सैनिक थे, प्रेसिडेंट 60,000 जनरल जनसंख्या। इसने बोला कि एक बार अगर हम इनकी गुलामी को सहन करने के लिए मान गए ना, इसने बताया कि हमने देखो सब्सिडी अलायंस भी साइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी इतनी हार्श कंडीशंस के साथ हम पर रेवेन्यू डिमांड इंपोज करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और मैं चाहकर भी, मैं और राजा, ये तो दीवान था ना, प्राइम मिनिस्टर था, मैं और राजा चाहकर भी आपके लिए कुछ आपका भला नहीं कर सकेंगे। हमें इन एलियंस को यहां से निकाल कर फेंकना जरूरी है अगर आप और मैं खुशी खुशी रहना चाहते हैं। तो जब इसने जनता के सामने वाली बात की, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल गया और इसको इसी को बोला गया कि इसने जो प्रोक्लेमेशन रखी कुंदारा रीजन में रखी थी, जहां पर इसने एक गैदरिंग बुलाई थी, इसको बोला गया कुंदारा प्रोक्लेमेशन। तो कॉजेस क्या थे इस रिवोल्ट के? हार्श कंडीशंस इम्पोज बाय द ब्रिटिशर्स ऑन द स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर। अंग्रेजों का रवैया ट्रेवनकोर राज्य के प्रति और हार्श हो गया। एंड इंटरफेयरिंग ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द स्टेट। जब ये दोनों चीजें हो गई थी, उसके बाद रिवोल्ट यहां पर स्टार्ट हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर डिफेक्टेड टू द साइड ऑफ द कंपनी। देख रहे हो, मतलब दीवान को परवाह है शायनी कि मतलब बच जाए ट्रेवनकोर, राजा गोद में जा बैठा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। दीवान को ज्यादा चिंता है कि मैं तो नहीं होने दूंगा, जबकि दीवान बड़ा कि महाराजा बड़ा, महाराजा है ना। तो वेलुथम्पी किल्ड हिमसेल्फ टू अवॉइड द कैप्चर। अपने आप को उसने मार दिया कि मैं तो स्वतंत्र था, स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र मरूंगा, तो मैं अपने आप को मार देता हूं, मैं तो इनके चंगुल में नहीं फंसूंगा। एंड द रेबेलियन पेटेड आउट का मतलब है तितर बितर होकर फैल गई, फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखो ना, ये तो अंग्रेजों के सपोर्ट में ही, जब यही अंग्रेजों के सपोर्ट में है तो फिर किंतु परंतु किस बात का। उसके बाद डिस्टर्बेंसेस इन बुंदेलखंड रीजन। टाइमलाइन क्या है? 1808 से लेकर 1812 तक। रीजन्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे? बुंदेलखंड, अजयगढ़, कलंजार। प्रोमिनेंट लीडर्स कौन? लक्ष्मण दवा, दारिया सिंह, गोपाल सिंह। अब बुंदेलखंड रीजन आपको कहां देखने को मिलता है? जब आप बुंदेलखंड में आ जाते हो तो आप कहां जाते हो? मध्य प्रदेश, यूपी के आसपास, है ना। तो वास्ट प्रोविंस ऑफ बुंदेलखंड वाज कॉन्कर्ड बाय द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, 1803 टू 1805। तो इट वाज पुट विद इन द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, मतलब इसको बुंदेलखंड रीजन को इन्होंने किसके अंदर डाल दिया था? कौन से रीजन में मर्ज कर दिया था? बंगाल की प्रेसिडेंसी में। जो बुंदेला चीफ थे, इन्होंने जब अंग्रेजों की नई सरकार यहाँ पर स्थापित होती है और उन्होंने बोला कि हमारे कायदे कानून के अनुसार चलना पड़ेगा तुम्हें, तो उन्होंने रेजिस्ट करा। फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस केम फ्रॉम लक्ष्मण दवा द किलादार, फोर्ट कमांडर था ये अजयगढ़ फोर्ट का। लक्ष्मण दवा ही वॉज परमिटेड टू रिटेन द फोर्ट, कि तुम किला रख लो एज अ टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर 2 years एंडिंग इन 1808। ही देन सरेंडर्ड इन February 1809 एंड वॉज टेकन टू कलकत्ता। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आई, इट केम फ्रॉम द किलादार ऑफ कलंजार, दारिया सिंह, विच वॉज सप्रेस्ड इन जनवरी 1812। यानी कि देख रहे हो किलादार कितने वफादार हैं कि इनको ज्यादा पड़ी है कि हम अंग्रेजों को यहाँ पर डेरा ना डालने दें, अंग्रेजों को यहाँ पर अपनी हुकूमत ना जमाने दें। एंड अदर थ्रेट केम फ्रॉम अ फेमस मिलिट्री एडवेंचरर गोपाल सिंह। तो कॉज क्या थे इस रिवोल्ट के? ब्रिटिशर्स ने बुंदेलखंड रीजन को अटैक करा था और बंगाल प्रेसिडेंसी में मर्ज कर दिया था। रिजल्ट क्या हुआ? रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए ब्रिटिश हैड टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ बाइंडिंग डाउन द हेरिडिटरी चिफ्टियंस ऑफ बुंदेलखंड बाय अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। और जो इन्होंने बुंदेलखंड चीफ्स के साथ, बुंदेला चीफ्स के साथ ये जितनी भी ट्रीटीज वगैरह साइन करी या जो उनको ऑब्लिगेशंस में जो बांधा, ठीक है, कि कैसे ना कैसे करके आगे के जो उनके हेरिडिटरी चीफ्स हैं वो रिवोल्ट ना करें या जो किलादार हैं वो हमारे खिलाफ खड़े ना हो, तो उसके लिए दे लॉन्च अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। जैसे एक बात बताओ ना, ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। अजयगढ़ फोर्ट उसको रखने दिया गया लक्ष्मण दवा को 1808 तक। 1809 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो सैनिक खुद सरेंडर करके चला गया कि नहीं चला गया कलकत्ता, ठीक है। तो इसको बोला जाता था इकारनामा। इन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को, एग्रीमेंट्स को बोला जाता था इकारनामा, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही।
थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.